नमस्कार दोस्तों 11 से 13 जून तक यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में G7 का 47वां सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ के सोच पर चलने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर G7 है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यह क्या काम करता है और यह कितना इफेक्टिव है। और इस वीडियो के लास्ट में हम 47th जी समिट के आउटकम्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। G7 क्या है? G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह ग्रुप खुद को कम्युनिटीज ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय बताता है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। अब हम बात करते हैं कि G7 का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो G7 का फर्स्ट समिट 1975 में फ्रांस द्वारा होस्ट किया गया था। इस समय इसका गठन मुख्य रूप से ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आए कोलैप्स के कारण और ऑयल क्राइसिस के कारण आए फाइनेंशियल क्राइसिस के समाधान के लिए किया गया था। ये ऑयल क्राइसिस बेसिकली 1973 में अरब इजराइल के आपसी युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ था। इस 1975 के सम्मेलन में इस ग्रुप का नाम G6 ही था, क्योंकि इसमें अभी तक सिर्फ 6 कंट्री ही शामिल थे। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। कनाडा इसमें शामिल नहीं था। लेकिन फर्स्ट समिट के एक साल बाद 1976 में कनाडा के इस ग्रुप में शामिल हो जाने से इस ग्रुप का नाम G6 से बदलकर G7 रखा गया। इसके बाद 1981 से यूरोपियन यूनियन ने भी इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हालांकि यूरोपियन यूनियन आज भी इस G7 के ग्रुप का मेंबर नहीं है। इसके बाद 1997 में वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री रसिया भी इसमें शामिल हो गया, और रसिया के शामिल हो जाने के कारण इसका नाम फिर से G7 से बदलकर G8 रखा गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं आखिर यह ग्रुप काम क्या करता है और यह कितना इफेक्टिव है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1975 में इसका गठन मुख्य रूप से उस समय के उभरते इकोनॉमिक क्राइसिस पर समाधान के लिए किया गया था। लेकिन 1980 के दशक के शुरुआत में G7 ने अपने चिंता क्षेत्र को विस्तार करते हुए इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। G7 खुद कई सफलताओं का दावा करता है, जिसमें एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए वैश्विक फंड का शुरुआत करना शामिल है। इस समूह का दावा है कि इसने 2002 से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें बचाई। G7 ने चेरनोबिल डिजास्टर में भी डैमेज रिएक्टर पर शेल्टर स्ट्रक्चर बनाने में मदद करने के लिए $300 मिलियन प्रदान किया था। तो इसी तरह G7 पूरे दुनिया को समय समय पर मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं 47th G7 समिट की। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य एक फिक्स्ड ऑर्डर में बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है। इस साल 2021 में 47th G7 समिट यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता भी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही किया गया। इस समूह का आधिकारिक सदस्य नहीं होने के बावजूद भी भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसके कारण इस वर्ष दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को इस चर्चा में शामिल होने का मौका मिला। इस पूरे सम्मेलन के अंत तक G7 के लीडर्स द्वारा कई सारे फैसले लिए गए, जिसमें से 3 मेजर आउटकम्स निकलकर सामने आया है। फर्स्ट है अ बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। G7 के नेताओं ने पुअरर कंट्री को 870 मिलियन वैक्सीन देने का वादा किया है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका द्वारा 250 मिलियन और यूनाइटेड किंगडम द्वारा 100 मिलियन वैक्सीन देने का वादा किया गया था, लेकिन इस सम्मेलन में इसके अतिरिक्त 870 मिलियन वैक्सीन देने का वादा किया गया है, और इस पूरे वैक्सीन की डिलीवरी अगले साल तक की जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने भी इस जेनरस अनाउंसमेंट को
स्वागत किया है। सेकेंड मेजर आउटकम्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। G7 के नेताओं ने एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किया जो ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करेगा। उन्होंने 2050 तक कार्बन इमिशन नेट जीरो तक पहुंचने, 2030 तक CO2 इमिशन को आधा करने तथा 2030 तक कम से कम 30% लैंड या ओशियन को कंजर्व करने का भी वादा किया है। इतना ही नहीं, G7 के नेताओं ने अपने देश से कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी क्रमशः समाप्त करने का फैसला लिया है। इस ग्रुप ने गरीब देशों को कार्बन इमिशन में कटौती में मदद करने के लिए प्रतिवर्ष $1000 बिलियन देने का वादा किया है। मतलब इसने गरीब देश में ग्रीन हाउस गैस के यूज को कम करने के लिए $100 बिलियन देने का वादा किया है। थर्ड इसका मेजर आउटकम है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए गरीब देशों को मदद करना। G7 के नेताओं ने स्मॉलर कंट्रीज को कोविड-19 के कारण आए इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बाहर निकलने में मदद करने का भी वादा किया है। तो इस साल G7 के नेताओं द्वारा काफी सारे अहम फैसला लिया गया है और एक गरीब देश को पूरी तरह से मदद करने की भी कोशिश की गई है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है। चीन इस दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वह इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है। इसका वजह यह है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जिसके कारण यहाँ का प्रति व्यक्ति आय G7 समूह के देशों के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर चीन इस G7 ग्रुप का मेंबर क्यों नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर कीजिए।